हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पहले, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभाकर और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले डिस्कस किया था, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं भारत में। तो भारत में संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, एक सांविधिक संस्थाएं होती हैं और एक होती हैं कार्यकारी संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इसको हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। ऐसे निकाय या ऐसी संस्था जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है वो कहलाती हैं संवैधानिक निकाय। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सीएजी, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं, ये विधायिका के किसी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ऐसी संस्थाओं को हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं, जैसे सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। फ्रेंड्स, ये कार्यकारी संस्थाएं क्या होती हैं, सरकार के किसी कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई गई संस्थाएं कार्यकारी संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है नीति आयोग। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को। तो इसकी सामान्य जानकारी यानी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन किस प्रकार की संस्था है। तो फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है यानी संविधान में किया गया है। अब जब इसका वर्णन संविधान में किया गया है तो दोस्तों हम इसका देखते हैं कि ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 243 के है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग का एक आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, आखिर वो कार्य क्या करता है। तो इसका काम होता है पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष और समय पर करवाना। मतलब पंचायती राज यानी पंचायतों के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना किसका काम होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का। फ्रेंड्स, यह एक सदस्य आयोग है यानी एक सदस्यीय आयोग है, इसमें एक ही सदस्य होता है। इसके अलावा एक सचिव भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बैकग्राउंड क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो साल 1992 में भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई थी और वो बात थी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। फ्रेंड्स, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है लोकतंत्र का केंद्रीकरण और ये है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का केंद्रीकरण मतलब एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ही शासन चला रहा है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का केंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन जब सब मिलकर शासन चलाते हैं तो ये कहलाता है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। यहां पर आप बात समझ गए होंगे कि जब एक व्यक्ति या एक संस्था कोई शासन चलाती है तो वो कहलाता है लोकतंत्र का या किसी भी चीज का केंद्रीकरण। जब सब मिलकर किसी चीज को चलाते हैं तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र जब सब मिलकर, जब सबकी सहभागिता होती है तो वो कहलाता है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। तो
73वें और 74वें संविधान संशोधन में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। यानी कि गांव का एक छोटे से छोटा व्यक्ति वह भी यह महसूस करे कि जो शासन है उसमें हमारी भागीदारी है। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कब किया गया था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन यानी 1992 में। इसके तहत क्या काम किया गया कि पंचायतों और नगर निकायों का गठन किया गया और इनके चुनाव के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे कहा गया राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन की, जो कि 1992 में हुआ था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान का भाग 9 था उसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। तो मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की केवल चर्चा की गई थी और वो भी अनुच्छेद 243 में। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या बात की गई, एक नया शीर्षक बनाया गया जिसका नाम था पंचायतें। और इस पंचायतें जो शीर्षक था इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो पंचायतें शीर्षक है इसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है, 243 से लेकर के 243 ओ तक। फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। तो किसी भी पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होना क्या कहलाता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। गांव के स्तर पर यानी विलेज लेवल पर एक संस्था होती है जिसे कहा गया ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर एक संस्था होती है जिसे कहा गया पंचायत समिति, और एक जिला लेवल पर एक संस्था होती है जिसे क्या कहा गया? जिला स्तर। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 स्तर हैं यही कहलाते हैं क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में? तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी। यानी पंचायत के लिए 29 विषय बनाए गए थे कि इन विषयों पर पंचायतें कार्य कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि पंचायतें गठित तो हो गई, लेकिन इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 साल का निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ी सी बात समझेंगे कि 243 से लेकर के और 243 ओ तक, 243 ओ तक किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों का वर्णन किया गया है। और 243 के में किसका वर्णन किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन क्या है, जो कि 1992 में ही आया था। तो 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। जिस प्रकार से गांवों में सरकार बनी है उसी प्रकार से शहरों में भी सरकार बनी, तो उसे क्या कहा गया? शहरी स्थानीय सरकार, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? 243 पी में। अब इस प्रकार से 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, उनको देख लेते हैं किस प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली संस्था है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित तो हो रहे हों। मतलब जो भी कस्बा पहले गांव था अब वो शहर बन रहा है, तो वो कहलाता है क्या? नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद क्या होती है? तो इसे छोटे शहरों या लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। जो छोटे शहर होते हैं वहां पर नगर पालिका परिषद होती है।
और बड़े नगरीय क्षेत्रों और महानगरों में गठित की जाती है क्या? नगर निगम। फ्रेंड्स, इसमें भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन हम पहले देख चुके हैं कि 243 के में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और अब हम जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें क्या काम किया गया कि भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसका का नंबर जोड़ा गया, यानी भाग 9 का ए नंबर जोड़ा गया या का नंबर जोड़ा गया था किसमें? 74वें संविधान संशोधन में। इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 72वें संविधान संशोधन में, और 73वें संविधान संशोधन में, और 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्टित की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए कि इन विषयों पर आप काम करेंगे। 29 विषय किसे दिए गए थे? पंचायतों को, और 18 विषय किसे दिए गए? नगर पालिकाओं को। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में, यानी कि जो अनुच्छेद 243 के है उसके फर्स्ट में किसका वर्णन किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना का। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें एक सदस्य ही होता है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 सदस्यीय संस्था है, मतलब उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 और आयुक्त होते हैं। लेकिन इधर पर बात अलग हो गई है राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग में क्या बात होगी कि यह एक सदस्यीय संस्था होगी, यानी एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या 2 और अतिरिक्त आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाएं और शर्तें क्या होती हैं, जिनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 के 2 में। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक राज्य में अपने अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें निर्धारित करता है, मतलब ये राज्य के ऊपर डिपेंड है कि कितने वर्ष की सेवा लेनी है और कितना कौन से कार्य और क्या शर्तें होंगी, ये सब निर्धारित करना राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों की। तो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या होती हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, इस बात को और जान लेते हैं। तो पंचायत एवं नगर पालिका निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, मतलब जो भी पंचायतों के चुनाव हैं और जो नगर पालिका के चुनाव हैं उनका संचालन करना किसका काम होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। दोस्तों, पंचायत एवं नगर पालिका संबंधी चुनाव की तिथियां घोषित करना भी काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। पंचायत और नगर पालिका निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, इसके अलावा किसी भी प्रकार की लूट हुई हो, हिंसा हुई हो या अनियमितता हुई हो, इसके आधार पर चुनाव को रद्द करने का काम भी कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन की, यानी एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 ZA के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है, हम पहले पढ़ चुके हैं। संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है दोस्तों कि इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था।
तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है भोपाल में, और भोपाल का जो निर्वाचन भवन है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसकी संरचना कैसी है? तो संरचना है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, मतलब एक ही सदस्य इसमें, जिसमें मात्र एक मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बात करते हैं कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे एन.वी. लोहानी। ध्यान रखना है आपको, एन.वी. लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह जो हैं वो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2019 से की गई थी और अभी भी वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। फ्रेंड्स, प्रथम सचिव कौन है इसके? तो प्रकाश चंद्र पहले सचिव थे राज्य निर्वाचन आयोग के। प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो विजया श्रीवास्तव थी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के ध्येय वाक्य यानी मोटो की, तो इसका मोटो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है तो किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, कार्यकारी संस्था है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो। तो राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, 243 के में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, 343, 400, 343 के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? 243 के, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, किसके चुनाव करवाता है? विधानसभा चुनाव करवाता है, या लोकसभा चुनाव करवाता है, या पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है, या उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा? पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? 1 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय, या 5 सदस्यीय? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, लेकिन ये राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार की संस्था बनानी है, लेकिन संविधान में जो वर्णन है वो 1 सदस्यीय संस्था का वर्णन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सुनिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार हटाया जाता है। किसे हटाया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, लोक सेवा आयुक्त को, या राष्ट्रपति को? तो साथियों इसका जवाब क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सेवा और शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? ऑप्शन सुनिएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका जवाब क्या होगा?
राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? पंचायत और नगर पालिका संबंधी चुनाव की तिथियां घोषित करना, बिल्कुल है। दूसरा है पंचायत तथा नगर पालिका निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, बिल्कुल। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, बिल्कुल। तो ये तीनों हो जाएंगे, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1994 या 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2006 या 1 नवंबर 1956? तो साथियों इसका जवाब क्या होगा? 1 फरवरी 1994 को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।